नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। एफएलटी नंबर 1 को आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। तो आज एफएलटी नंबर 2 हम सॉल्व करने आए हैं। चलिए, नंबर 1 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक में जनजातियां दी हुई हैं और एक साइड दी हुई हैं उपजातियां। तो गोंड की उपजाति अगरिया है, बिल्कुल सही है। गोंड की जनजाति जो है उपजाति अगरिया है। बेगा की उपजाति बिझवार है, बिल्कुल सही है। भारिया की उपजाति यह पटालिया नहीं है। और कोरकू की जो उपजाति है यह मवासी है। तो पटालिया ये जो है ये बेगा की भील की उपजाति है, भारिया की उपजाति नहीं है। और भारिया की उपजातियां हैं भूमिया, भुईहार या फिर पंडो, ये है भारिया की उपजातियां। नंबर 2 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पर जनजाति दी हुई है भील, सहरिया, भारिया या फिर गोंड। आपको पहचानना है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो ये है भील। और भारत की कौन सी है, तो भारत की जो है वह गोंड है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निमाड़ क्षेत्र का रॉबिनहुड किसे कहा गया है। तो निमाड़ क्षेत्र का जो रॉबिनहुड है वह कहा गया है भीमा नायक को। देखिए, भीमा नायक का जो जन्म था यह बड़वानी में हुआ था और इनका क्रांतिकारी क्षेत्र जो रहा है ये रहा है बड़वानी में ही। चौथे नंबर का जो प्रश्न है वह है कि कानड़ा नृत्य किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है या फिर किस जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। अहीर, बेगा, धोबी या फिर तेली। इसमें कानड़ा नृत्य जो है यह धोबी जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस समारोह है कालिदास समारोह, सभी को पता होना चाहिए, काफी फेमस फैक्ट है ये। तो उज्जैन में कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में जहांगीर महल कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में जो जहांगीर महल है यह है ओरछा में। ठीक है, और ओरछा कहाँ है, तो ओरछा है यह निवाड़ी जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था। तो चंदेरी के किले का निर्माण कराया था राजा कीर्तिपाल ने। ए ऑप्शन सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत यानी कि कठिन काव्य का भूत किसे कहा जाता है। कवि पद्माकर, केशव दास, राजा भोज या फिर भूषण। देखिए, इनमें से केशव दास, ऑप्शन नंबर बी, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इनको कठिन काव्य का प्रेत, वह इसलिए कहा जाता है कि इनके साहित्य लेखन की जो भाषा है वह अति क्लिष्ट है, यानी कि अत्यधिक कठिन है। चलिए, 9वें नंबर का प्रश्न है कि बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ था और इस विद्रोह का जैतपुर से नेतृत्व किस राजा ने किया था। दिल्लन शाह, परीक्षित, बसंत सिंह या फिर दिसराज। तो इनमें से 1842 का बुंदेला विद्रोह है, जैतपुर से नेतृत्व किया था राजा परीक्षित ने। ठीक है, आप याद रखेंगे कि जैतपुर से जो है वो किसने नेतृत्व किया है 1842 के बुंदेला विद्रोह का, तो राजा परीक्षित ने। 10वां प्रश्न है कि बैतूल जिले के महादेव तेली ने किस आंदोलन में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। इनमें से भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसी में महादेव तेली ने जो है भाग लिया था बैतूल जिले से। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा का निर्धारण किस भौतिक भूभाग द्वारा होता है। यानी कि मालवा के पठार की जो दक्षिणी सीमा है इसका निर्धारण कौन करता है। बुंदेलखंड की उच्च भूमि, मध्य भारत का पठार, विंध्यन का प्रदेश या फिर नर्मदा सोन घाटी। ऑप्शन नंबर सी सही है कि नर्मदा सोन घाटी के द्वारा मध्य प्रदेश में जो मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा का निर्धारण किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तवा, देनवा, सक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो यानी कि तवा, देनवा और सक्कर सहायक नदियां हैं, किस नदी की है। चंबल, नर्मदा, ताप्ती या फिर क्षिप्रा। ऑप्शन नंबर बी सही है, तवा, देनवा और सक्कर जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है,
कहाँ है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है यह की गई थी 1968 में, यानी कि 1968 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? देखिए, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की जो स्थापना है यह की गई थी 24 जुलाई 1975। ऑप्शन नंबर बी सही है। और यह जो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम है इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दो सूचियां दी हुई हैं। सूची नंबर 1 है ताप विद्युत परियोजना के नाम दिए हुए हैं, और सूची नंबर 2 जो है वह स्थान से संबंधित है कि कौन सी ताप विद्युत परियोजना किस स्थान पर है। चलिए, चांदनी ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह जो है चांदनी ताप विद्युत परियोजना बुरहानपुर में है। झाबुआ जो ताप विद्युत परियोजना है यह है सिवनी में। और बैरथी ताप विद्युत परियोजना यह है छतरपुर में। और संजय ताप विद्युत परियोजना यह उमरिया में है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यह सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से कोरंडम खनिज की प्राप्ति होती है? यानी कि मध्य प्रदेश के किस जिले से कोरंडम खनिज का उत्खनन किया जाता है? देखिए, सीधी जो है यहाँ पर पीपरा परकोटा, अब जो कि वर्तमान में पीपरा परकोटा सिंगरौली में चला गया है, लेकिन किस जिले से कोरंडम खनिज की प्राप्ति होती है? तो ये प्राप्ति होती है सीधी से। और कोरंडम किसका खनिज है? तो ये एल्यूमिनियम का एक खनिज है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना के रूप में चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित किया गया? मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना के रूप में चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू सागर, गांधी सागर, राणा सागर या फिर बाण सागर। देखिए, इसका जो आंसर है आपको पता होना चाहिए। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित किया गया है मंदसौर में। ठीक है, और यही मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कौन थे? यानी कि प्रथम विधानसभा जब बनी थी तो उसके प्रोटेम स्पीकर या फिर सामयिक अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे, अर्जुन सिंह, रत्नाकर जी या फिर काशी प्रसाद पांडे। चलिए बताइए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है कि काशी प्रसाद पांडे मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर थे। चलिए, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? इनमें से 4 राज्यपाल दिए हुए हैं, आरपी गुप्ता, बलराम जाखड़, बीडी शर्मा और केसी रेड्डी। तो इनमें से कौन से राज्यपाल हैं जो कि लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं? यदि आपको लोकसभा के अध्यक्ष पता होंगे तो आप ये नाम देख करके समझ गए होंगे कि बलराम जाखड़ जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठों का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठों का जो गठन है यह किया गया था 28 नवंबर सन 1968 में। यह प्रश्न कल की एफएलटी में भी आया था, तो आपको पता होना चाहिए 28 नवंबर सन 1968 को मध्य प्रदेश की स्थायी खंडपीठों का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था संविधान करता है? आपको 4 अनुच्छेद दिए हुए हैं, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग जो है 2 राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है? चलिए बताइए, आंसर बी है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुच्छेद 315(2) यह प्रावधान करता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य आपसी सहमति से राज्यों के लिए एक ही क्या लोक सेवा आयोग का गठन कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ है? मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट ये कहाँ है? नागदा में, विजयपुर में, सिंगरौली में या फिर मुरैना में? ऑप्शन नंबर बी विजयपुर। ये कहाँ है विजयपुर? विजयपुर है गुना में, और यहीं पर है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का जो मुख्यालय है इंदौर, जबलपुर, भोपाल या फिर ग्वालियर। 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताइए कहाँ पर है। तो यह है
रेल सेवा आयोग का जो मुख्यालय है मध्य प्रदेश में वह भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? कौन से भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी ऑप्शन नंबर डी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है यह इन जिलों में से जो है यह है झाबुआ, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, सर्वाधिक यहाँ पे क्या पूछा गया? जनजाति की जनसंख्या, प्रतिशत नहीं पूछा गया, जनजाति की जो जनसंख्या पूछी गई तो ये है धार आंसर जो है यह पूरी तरह से सही है। यहाँ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की किस योजना का उद्देश्य गांव को गंदगी तथा कीचड़ से मुक्त करना तथा स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना है? ऑप्शन ए लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, नंदीसाला योजना या फिर पंच परमेश्वर योजना। इसका आंसर है डी, यानी कि पंच परमेश्वर योजना का उद्देश्य है मध्य प्रदेश में गंदगी कीचड़ से मुक्त तथा स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्यमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है मुख्यमंत्री, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? स्वयं राज्यपाल के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? एक आहार श्रृंखला का निर्माण कौन से युग्म करते हैं? घास, गेहूं, आम? जी नहीं, घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खा सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है यह अपना योगदान नहीं करता है? यहाँ पर ध्यान देना है, नहीं करता है। इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा हम ये सोच लेते हैं कि कौन सा योगदान करता है, जबकि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि नहीं करता है। आपको योगदान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा तत्व इनमें से योगदान नहीं देता है? देखिए, मीथेन बिल्कुल देती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है और जल भी देती है। तो इनमें से जो ए ऑप्शन है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 युग्म दिए हुए हैं, इनमें से एक युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है। कौन सा वह युग्म है आपको पहचानना है। चलिए, ए है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, बिल्कुल सही है ये। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि एजेंडा 21 ये भी सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1997 ये सही है। और कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित यह नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो कार्बन व्यापार और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह ओजोन परत से संबंधित है, ना कि कार्बन व्यापार से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में कुछ घटना दी हुई है और यौगिक दी हुई है सूची 2 में, यानी कि यदि अगर सूची 1 में दी हुई घटना किस यौगिक के कारण घटित होती है। चलिए देख लेते हैं। अम्ल वर्षा जो है यह होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। प्रकाश रासायनिक धुंध यह होती है असंतृप्त कार्बन के कारण। और हीमोग्लोबिन के साथ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत तेजी से क्रिया करती है और ओजोन परत का जो क्षरण है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही है। चलिए, नेक्स्ट है कि प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा कोशिका अंग सहायक है? यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करने में कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उनमें से कौन सहायक है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, या लाइसोसोम हो सकता है, या राइबोसोम, या फिर गोल्जी बॉडी? ठीक है, बताइए कौन है। आपको पता होगा कि प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम सहायता करता है। ठीक, 33 नंबर का क्वेश्चन है कि ल्यूकेमिया है, यानी कि ल्यूकेमिया क्या है? किस प्रकार की जो घटना है वो ल्यूकेमिया के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, या फिर ऑप्शन बी प्लेटलेट की संख्या में वृद्धि, या ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, या ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। तो इसमें जो है
ल्यूकेमिया हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में जब वृद्धि हो जाती है तो इसे हम ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सक्रिय रिमोट सेंसिंग से संबंधित है। खराब मौसम में आंकड़े एकत्र नहीं कर सकते हैं, खराब मौसम में आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, आंकड़े एकत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, हम किसी प्रकार या खराब मौसम हो या फिर अच्छा मौसम हो, आंकड़े जो है एकत्रित कर सकते हैं। ये है कि किण्वन की खोज किसने की थी। तो किण्वन की जो खोज थी, यानी कि किण्वन है ये, की खोज किसने की थी। तो ये खोज की थी लुई पास्चर के द्वारा। लुई पास्चर के द्वारा किण्वन की जो खोज है वह की गई थी, और इन्होंने बताया था 1857 में कि किण्वन प्रक्रिया जो है वो एल्कोहल का जिम्मेदार है, यानी कि किण्वन से हम क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्रु गैस में उपयोग होता है, यानी कि आंसू गैस को किससे बनाया जाता है। तो आंसू गैस का जो मुख्य कंपोनेंट होता है वह होता है अमोनिया गैस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी स्टरलिटी विटामिन किसे कहते हैं। एंटी स्टरलिटी विटामिन किसे कहा जाता है। तो एंटी स्टरलिटी जो विटामिन है ये विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। ठीक है, विटामिन ई। अब एंटी स्टरलिटी क्या होती है। तो एंटी स्टरलिटी जो होती है वह होती है कि प्रजनन क्षमता में कमी आना एंटी स्टरलिटी कहलाती है। ठीक। नेक्स्ट है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है, जीवाणु, विषाणु या फिर कवक। बताइए। जीवाणु। अब कौन सा जीवाणु होता है दही बनने के लिए जिम्मेदार, किस जीवाणु होता है दही बनने के लिए, कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है। तो यह है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। चलिए नेक्स्ट है कि तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। देखिए तंत्रिका कोशिका के विभाजन नहीं होता, और हमने पढ़ा है कि कोशिका विभाजन होकर के एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है। तो तंत्रिका कोशिका में यह विभाजन नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, किसकी अनुपस्थिति होती है जिसके कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। ठीक है। तो 39 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है सेंट्रोसोम। अब यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कोशिका विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है, सेंट्रोसोम या तारक काय, जो कि तंत्रिका कोशिका में नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुएज नहर में यातायात अवरुद्ध करने वाले विशाल कंटेनर जहाज का नाम बताइए। हाल ही में क्या हुआ था कि सुएज नहर में एक जहाज जो है वह फंस गया था, जिसकी वजह से काफी समय, लंबे समय तक सुएज नगर से होने वाला यातायात अवरुद्ध रहा था। क्या नाम है उस जहाज का, एयर गिवन, फ्लैगशिप, सुएज मक्स या फिर क्यूमैक्स। बताइए। एवर गिवन उस जहाज का नाम है, ये कंटेनर जहाज था जो कि सुएज नहर में फंस गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस शहर में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। हाल ही में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। किस शहर में किया गया है बताइए, भोपाल, उज्जैन, खजुराहो या फिर ग्वालियर। तो यह किया गया है खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच कितने समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं यह आपको बताना है। 3, 5, 7, 9 इनमें से हुए हैं 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अभी स्कैनर स्कैन करता है, यूनिट नंबर 9 का प्रश्न है ये। स्कैनर किसे स्कैन करता है, पिक्चर को, टेक्स्ट को, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों। यस, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को ही स्कैनर स्कैन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट है कि पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है। देखिए पोस्ट यानी कि POST का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, इंट्रानेट क्या है। सूचना के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट, या सूचना को बाहरी कंपनी को अंतरण करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, या किसी संस्था के अंदर सूचनाओं को अंतरण यानी कि आपस में आदान प्रदान करना।
अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, या फिर सूचना को दो संस्थाओं के बीच अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, यानी कि इंट्रानेट किसे कहते हैं हम। ठीक है, तो इंट्रानेट ये कहा जाता है किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। ऐसे ही हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इंट्रानेट यानी कि अंदर का ही नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर पद नहीं है, यानी कंप्यूटर संबंधित कौन सा पद नहीं है? एनालॉग, बाइनरी कोड, मॉडेम या फिर चिप। इनमें से जो एनालॉग है यह सिग्नल से संबंधित, जबकि चिप, मॉडेम और बाइनरी कोड ये सीधे रूप से कंप्यूटर पद से यानी कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। ठीक है, और एनालॉग जो है सिग्नल से संबंधित है, जो कि न केवल कंप्यूटर जबकि दूसरे प्रणालियों में भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग क्यों किया जाता है? अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई व्यापार का अर्थ क्या है? ई व्यापार का क्या अर्थ है? ई व्यापार का फुल फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। तो इसके ऑप्शन सी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इंटरनेट पर व्यापार करना क्या कहलाता है? ई व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट है कि वेब पेज पर या वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है, यानी कि वेब पर यानी कि इंटरनेट जब हम यूज करते हैं तो कंप्यूटर और पूरी साइट जो वेबसाइट होती है इसके मेन पेज को कौन पहचानता है? यूआरएल, वेबसाइट एड्रेस या फिर हाइपरलिंक या फिर डोमेन नेम। तो इनमें से यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है यही मेन पेज को पहचानता है पूरी साइट को, या फिर कंप्यूटर पर हम जब भी कोई भी इंटरनेट का यूज करते हैं तो साइट के जो मेन पेज को पहचानता है यूआरएल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? एमपीपीएससी का 2018 में यह विवादित प्रश्न रहा था, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका जो सही उत्तर माना था वह माना था जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। क्या दोनों ही कथन सत्य हैं, या केवल एक सही है, या केवल दो, या फिर दोनों ही नहीं है? तो इनमें से जो है वो दोनों ही कथन सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि संत निम्बार्क का जन्म हुआ था वह हुआ था 1550 में और अकबर का जन्म 1400 के आसपास हुआ था, तो यह जो है वैसे ही सही नहीं है। ठीक है, और संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से प्रभावित नहीं थे। ठीक, 52 नंबर का जो प्रश्न है इसमें युग्म बने हुए हैं, एक में दे रखे हैं आंदोलन या संगठन, और लीडर यानी किसने या तो नेतृत्व किया है या फिर उसका उत्थान किसने किया है, या नेतृत्व या फिर उसकी स्थापना किसने की है। तो आंदोलन है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। देखिए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के सामने लिखा हुआ है महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा के सामने लिखा हुआ है स्वामी सहजानंद सरस्वती, और आत्मसम्मान आंदोलन के सामने लिखा हुआ है ईवी रामास्वामी नायर। तो इनमें से सही सुमेलित है उनको आपको पहचानना है। इनमें से तीनों ही सही सुमेलित हैं। ठीक है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का जो लीडर है वो महात्मा गांधी थे, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद इसके लीडर थे, और आत्मसम्मान आंदोलन के लीडर ईवी स्वामी नायकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रिका ने अपना प्रकाशन रातों रात बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर लिया था? सोम प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम या फिर द लीडर? कौन सी ऐसी पत्रिका थी बताइए जिसने अपना प्रकाशन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात क्या अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी? तो ये थी अमृत बाजार पत्रिका, जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात क्या हो गई थी, इंग्लिश में छपने लगी थी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजगोपालाचारी फार्मूला योजना कब प्रस्तुत की गई थी? राजगोपालाचारी फार्मूला योजना को प्रस्तुत कब किया गया था? तो राजगोपालाचारी जो फार्मूला है इसको प्रस्तुत किया गया था ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि 10 जुलाई 1944 को, और पेबल प्लान इसके बाद आया था 1945 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जब गणतंत्र बना
कब बना भारत गणतंत्र? 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जब भारत गणतंत्र बना उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया, आचार्य JV कृपलानी, या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, जब भारत गणतंत्र बना था। ठीक है, और इनका जो समर्थन है यह किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ विभाग दिए हुए हैं और उनके जो प्रमुख है उसका नाम क्या है, यानी कि दीवान विजारत किस विभाग का मुख्य अधिकारी था? तो दीवान वजारत क्या वित्त विभाग का था, या दीवान अर्ध सैन्य विभाग का था, या दीवान इंशा पत्रचार विभाग, या दीवान रियासत कृषि विभाग? तो इनमें से हमें क्या छांटना है? असत्य को छांटना है। तो असत्य जो है वह दीवान रियासत, यह कृषि विभाग से संबद्ध नहीं था। तो दीवान जो रियासत है, ये आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय यह था, और यह था बाजार नियंत्रण से संबंधित। अन्य सभी जो है वह सही सुमेलित है, यानी कि दीवान वजारत वित्त विभाग से, दीवान अर्ध सैन्य विभाग से, और दीवान इंशा पत्रचार या पत्राचार विभाग से। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो इनमें से कौन सा राजपूत शासक है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, अब राणा कुंभा ने क्यों करवाया था इसका निर्माण, इसका आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम घटित हुई थी? आपको इन सभी चारों घटनाओं के कालक्रम पता होना चाहिए, तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि इनमें से कौन सबसे पहले घटित हुई थी। देखिए, चोरा चोरी जो कांड हुआ था, ये कांड जो हुआ है ये हुआ है 5 फरवरी सन 1922 को। इसके बाद गदर पार्टी का जो गठन हुआ था यह हुआ था 1 नवंबर सन 1913 को, और कामागाटा मारू जो केस था यह हुआ था 1914 में, और तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी 1921 में। तो इनमें से 1913 में जो हुआ था वह हुआ था गदर पार्टी का गठन, इसलिए यही प्रथम है। और अंतिम कौन सी घटना है, तो अंतिम हमें बताना है। अंतिम जो घटना घटित हुई है इनमें से वह है चोरा चोरी कांड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी एंड गांधीज्म निम्नलिखित में से किसकी रचना है? यह पुस्तक का नाम है, क्या है? गांधी एंड गांधीज्म। किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर, या फिर सरोजनी नायडू के द्वारा। तो यह लिखी गई है, जो किताब है गांधी एंड गांधीज पुस्तक डॉक्टर VR अम्बेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? यहाँ पे मरुस्थल दे रखे हैं, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, या फिर मध्य भारत क्षेत्र, मध्य प्रदेश। लोक सेवा आयोग में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसका आंसर लोक सेवा आयोग के द्वारा दिया गया है सिंधु क्षेत्र। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सागर दे रखे हैं और सागर के तट से लगा हुआ देश दे रखा है, तो इनमें से हमें सही युग्म पहचानना है। देखिए, सही युग्म कौन सा है इनमें से वह आपको पहचानना है। ठीक है, देखिए, जो एड्रियाटिक तट है यह अल्बानिया से लगा हुआ है क्या? सही आंसर देख लेते हैं इसके अनुसार, फिर फाइंड आउट करते हैं। ठीक, सही आंसर है 1, 3 और 4, यानी कि एड्रियाटिक तट है ये अल्बानिया से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान से लगा हुआ है, और भूमध्य सागर जो है वो मोरक्को से लगा हुआ है। तीनों सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं है। इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा कि एड्रियाटिक जो सागर है इसकी सीमा क्रोएशिया, इटली, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो से लगी हुई है, और काला सागर यूक्रेन, रूस, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्की से लगी हुई। जबकि कैस्पियन सागर ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान, इन 5 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, देशों की सीमा से लगा हुआ है कैस्पियन सागर। ठीक है,
भूमध्य सागर बहुत सारे देश हैं, इसमें स्पेन, फ्रांस, इटली, क्रोएशिया, ये आपको याद रखना है। और लाल सागर से जो है वो सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, ये सारे के सारे लगे हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको हिमनद दिया हुआ है और उसके सामने नदी दी हुई है। ठीक है, तो बंदर पूंछ जो है वो यमुना से संबंधित है कि नहीं है, यमुना हिमनद से संबंधित है या नहीं है। इसका आंसर जो है वो ए सही है, यानी कि बंदरपूंछ जो है वो यमुना से संबंधित है। इसके बाद 12 शिगरी जो है वो चेनाब से संबंधित है, और इसके बाद जो है नुब्रा, यह संबंधित है सियाचिन से, यानी कि सियाचिन हिमनद जो है नुब्रा नदी से संबंधित है। बाकी मिलाम मंदाकिनी संबंधित नहीं है, और जेमू यह भी मानस से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए, तो जेमू जो है इसका आंसर आपको बता देता हूँ। जेमू हिमनद जो है से जो नदी निकलती है वह नदी निकलती है तीस्ता नदी। और 12 सिगरी जो है यह राज्य जो है, 12 सिगरी जो हिमनद है यह कहाँ से निकलती है, इससे कौन सी नदी निकलती है 12 सिगरी से, और चेनाब नदी निकलती है। कहाँ है ये जो 12 सिगरी हिमनद है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। आपको बताना है मानस नेशनल पार्क, या फिर नामदफा नेशनल पार्क, या न्योरा घाटी नेशनल पार्क, या फिर फूलों की घाटी नेशनल पार्क। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ है, यह है उत्तराखंड में है, और जो कि पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है। देखिए आग्नेय चट्टानों के संबंध में कौन सा, इनमें से पुराजीवाश्म बहुत कम होते हैं, ये जल के लिए सरंध्र होती है, और ये क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। आपको क्या कथन चुनना है, सत्य कथन का चुनाव करना है। तो इनमें से जो सत्य कथन है वो है क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों ही फॉर्म में ये होती है। इनमें जीवाश्म बहुत कम होते हैं, इनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम नहीं, इसमें जीवाश्म होते ही नहीं है। पहली बात, जल के लिए सरंध्र होते, सरंध्र नहीं होते हैं, और सिलिका नहीं होती, जी नहीं, इसमें सिलिका की मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में यारलुंग त्रिशंगपो नदी के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में यारलुंग त्रिशंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो यह हमने किसे जानते हैं, तो यह जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, और जो कहाँ से निकली है, यह माउंट कैलाश और मानसरोवर झील के जो पश्चिम में एक एंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, तो यह जाना जाता है जमुना नदी से। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। इनमें से कौन सही सुमेलित, झील दी हुई है और यह झील कहाँ अवस्थित है। देखिए लोनार झील पहला ही जो दे रखा है सही सुमेलित नहीं है यह, क्योंकि लोनार झील जो है वो कहाँ है, लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। और सेकंड जो है नक्की झील, नक्की झील भी गलत दे रखा है, गुजरात में नहीं है, ये कहाँ है, ये भी राजस्थान में है। और जबकि कोलेरी झील जो है यह सही है, तो हमें सत्य कथन नहीं चुनना था। कोलेरी झील जो है यह आंध्र प्रदेश में है, जबकि पुलिकट झील जो है केरल में है। ये क्या सही है, पुलिकट झील केरल में, जी नहीं, पुलिकट झील केरल में नहीं है, यह है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। ऑप्शन कौन सा एक सही है इसमें से, यह वह है कोलेरू झील का। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है। आटाकामा क्या है, एक मरुस्थल है, तो वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, और उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है। क्या आपको फाइंड आउट करना है, सही कथन नहीं है, यानी कि आपको गलत पहचानना है आटाकामा के बारे में क्या गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से ये जो गलत है वह है संसार का ये दक्षिणी चिली में है, यह जो है वह यह गलत है, दक्षिणी चिली में नहीं है, क्योंकि यह जो है अटाकामा मरुस्थल ये पश्चिमी चिली में है एक्चुअली। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है,
यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है और यहाँ पर जो है यानी कि संसार का सर्वाधिक शुष्क भी हो गया और दक्षिण अमेरिका में भी स्थित हो गया, जबकि यह एक नाइट्रेट के यहाँ पर प्रचुर भंडार भी है। ठीक है, और दक्षिणी चिली में नहीं है। बेसिकली मैंने बताया कि दक्षिणी चिली में अवस्थित, चिली में जरूर है लेकिन दक्षिण चिली में ना होने की वजह है कि यह उत्तर और पश्चिम दिशा में अवस्थित है चिली के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है, यानी कि असत्य युग्म। फिर हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा असत्य युग्म है। ठीक है, ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिकी महासागर में बहती है, बिल्कुल सही है, बहती है ब्राजील दक्षिण अटलांटिक में। हम्बोल्ट उत्तरी प्रशांत महासागर, जी नहीं, हम्बोल्ट उत्तरी प्रशांत में नहीं बहती है। यह जो है हम्बोल्ट, यह पेरुवियन को हम्बोल्ट धारा हम कहते हैं, पेरुवियन जो जलधारा है उसे हम हम्बोल्ट में कहते हैं, हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है और अगुल्हास जो है हिंद महासागर में है। तो गल्फ जो हम्बोल्ट जलधारा है यह कहाँ बहती है? ठीक है, पेरुवियन जलधारा इसको कहते हैं। यह जो है संबंध किसका कहाँ पे है? उत्तरी प्रशांत में नहीं बहती, यह बहती है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? हार्मुज जो जल संधि है यह फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी, या फिर ओमान की खाड़ी तथा फंडी की खाड़ी, या अदन की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी, या फारस की खाड़ी तथा अदन की खाड़ी, किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? तो देखिए, जो हार्मुज जल संधि है यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। और ये कहाँ है? यह पश्चिमी एशिया की एक प्रमुख जल संधि है जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इराक, ईरान और कतर, इन देशों से तेल निर्यात किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, भारत के किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र को स्पर्श करती है? भारत के किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमा है वो समुद्र को स्पर्श करती है। आपको संख्या बताना है कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा समुद्र को स्पर्श करती है। बताइए, 7 या 4, 7 या 3, 9 या 4, 9 और 3। देखिए 9 राज्य जो हैं कौन कौन से हैं? वो 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो कि समुद्री तट सीमा को स्पर्श करते हैं। और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं दमन द्वीप, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि समुद्री तट सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, दुलहस्ती परियोजना यह है चिनाब नदी पर, ये ऑप्शन सही है। और कहाँ है? यह है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में स्थित है चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा निम्न में से कौन सी होती है? यानी कि पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो पछुआ पवनें चलती हैं उनकी दिशा किस ओर होती है? बताइए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम? इसका जो आंसर है वह है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनों को हम क्या कहते हैं? पछुआ पवन कहते हैं। इनकी दिशा जो होती है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में इन हवाओं की जो दिशा होती है यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, अच्छा, जो इन पछुआ पवनों को एक विशेष नाम दिया गया है दक्षिणी गोलार्ध में। जैसे 40 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली जो पछुआ पवनें हैं इन्हें हम कहते हैं गरस्ता चालीसा, और 50 डिग्री अक्षांश पर जो पवनें चलती हैं उन्हें कहते हैं हम प्रचंड पसासा, और 60 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पछुआ पवनों को कहा जाता है चीखटा साठा। ठीक, नेक्स्ट है कि महाद्वीप और उनके सर्वोच्च शिखर के संदर्भ में कौन सा एक असंगत युग्म है? क्या पूछा गया है कि महाद्वीप है और उनसे संबंधित सर्वोच्च शिखर कौन सा है उस महाद्वीप का? देखिए, दक्षिण अमेरिका का जो सर्वोच्च शिखर है बिल्कुल सही है, माउंट एकांकागुआ है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो है, बिल्कुल सही है। यूरोप का जो सर्वोच्च शिखर है ये माउंट एल्ब्रुस है।
और अंटार्कटिका जो है ये गलत दिया हुआ है। अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर माउंट एयरब्रस ना होकर के माउंट विंसन मैसिफ जो है यह अंटार्कटिका की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। कौन सी है? माउंट विंसन मैसिफ। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के बाहर कर दिया। दूसरा कथन है कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण था। क्या दोनों कथन सही हैं या एक सही है, दो सही है और क्या दोनों ही गलत है? दोनों ही कथनों में से जो है केवल बी नंबर का कथन नंबर 2 ये सही है कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित यानी कि निरस्त कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। ठीक है, क्या हुआ था कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायाधीशों की जो नियुक्ति हेतु एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, किंतु न्यायाधीश जो न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अक्टूबर 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था क्योंकि यह संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो स्पष्ट है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती मामले में दिए गए अपने मूल ढांचे के सिद्धांत में संविधान की मौलिक विशेषता बताया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है कि संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट है। बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। हमें सही कथनों का चुनाव करना है। तो इनमें से कथन नंबर 1 और जो 2 है ये पूर्णतः सही है, यानी कि संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। और दूसरा कथन क्या है कि उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया चुका है। बिल्कुल ठीक है। और लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? यानी कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण यानी कि सौंप देना, अकृत यानी कि उस कार्य को शून्य घोषित करना किस अनुसूची के तहत किया जा सकता है? तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं या फिर 12वीं? ये अनुसूची जो है 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय जो समूह है उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाता है और उसी के तहत यह खनन के लिए निजी पक्षारों जो अंतरण भूमि की गई है उसको न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन क्रियान्वित किया गया है? कौन सा उपागम है? सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या अग्रणी बैंक योजना या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या फिर राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। इसका आंसर है अग्रणी बैंक योजना। क्या है ये? सेवा क्षेत्र उपागम अग्रणी बैंक योजना के अधीन कार्यान्वित किया गया है। अग्रणी बैंक योजना भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा गाडगिल अध्ययन समूह और नरीमन बैंक समिति की सिफारिशों के आधार पर दिसंबर 1969 से शुरू की गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित भाग और अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन से हैं? क्या है? संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित भाग और अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या प्रश्न है कि संविधान संशोधन विधेयक किस संविधान के भाग और अनुच्छेद के द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी है कि भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन किसके तहत? संविधान के मूल ढांचे को बनाए रखते हुए। ठीक, चलिए
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है हमने, तो यह ली गई है हमने समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है। नेक्स्ट है कि संसद द्वारा आपातकाल में राज्यों के विषयों पर बनाए गए कानून, क्या कह रहा है, संसद द्वारा आपातकाल में राज्यों के विषयों पर यानी कि राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितनी अवधि तक प्रभावित रहते हैं। 3 माह तक, 6 माह तक, या फिर 1 माह तक, या फिर 2 वर्ष तक। तो जो संसद आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है वो 6 माह तक जो है वो प्रभावी रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि पूंजी बाजार या मुद्रा बाजार, यानी कि पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से किस संदर्भ से भिन्न है, यानी कि पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से किस संदर्भ में अलग अलग है दोनों। पूंजी बाजार केवल एक राज्य में कार्य करता है जबकि मुद्रा बाजार कई राज्यों में। ऑप्शन नंबर बी है। पूंजी बाजार दीर्घावधि वित्त उधार के लिए है। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार के मुकाबले विकासशील राष्ट्रों में अधिक व्यापार में है और पूंजी बाजार पूंजीवादी राष्ट्रों का ही पहचान चिन्ह है। बताइए क्या है ये। ऑप्शन नंबर ए सही है। पूंजी बाजार केवल एक राज्य में कार्य करता है जबकि मुद्रा बाजार जो है कई राज्यों में कार्य करता है, क्योंकि जो वित्तीय बाजार है, एक पूंजी बाजार एक वित्तीय बाजार है जिसके दीर्घकालिक ऋण या इक्विटी प्रतिभूतियों को खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, आपको बताना है। यह किया गया था राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना आपको कमेंट करके बताना है कब की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। रुपए के मूल्य में गिरावट यानी कि इसे हम कहते हैं अवमूल्यन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। आपको गलत कथन का चुनाव करना है। किसके संबंध में, रुपए के मूल्य में गिरावट के संबंध में। जैसे तेल का आयात महंगा होगा जिसके चलते भारत में महंगाई दर कम होने की संभावना है, या फिर बढ़ी हुई महंगाई दर का असर बुनियादी तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं पर पड़ेगा, या फिर रुपए का मूल्य गिरने के कारण भारतीय वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा, या फिर इसका सबसे अधिक लाभ निर्यात करने वाली आईटी कंपनियों को मिलेगा। चलिए तो क्या होगा जब अवमूल्यन होगा रुपए के मूल्य में, तो रुपए के मूल्य में गिरावट के प्रभाव से तेल का आयात जो होगा वो महंगा होगा, जिससे महंगाई दर में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि विनिमय दर पर इस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और हमें तेल जो है वो आयात करेंगे तो महंगे उच्च दामों पर करेंगे। अवमूल्यन हो गया यानी कि रुपए का जो मूल्य है वो गिर गया है, तो विदेशी मुद्राओं के मूल्य में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी और हमें उतनी ही तेल की मात्रा के लिए अधिक जो है वो मूल्य चुकाना पड़ेगा। ठीक, करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे या उनका जो क्षेत्र है वह इनमें से कौन सा रहा है। देखिए यशपाल शर्मा क्या थे, एक क्रिकेटर थे। ठीक है, भारतीय पूर्व क्रिकेटर रहे हैं यशपाल शर्मा, जो कि 1983 विश्व जो कप हमने जीता था भारतीय क्रिकेट टीम ने, उसके सदस्य थे। ठीक, 85 नंबर का प्रश्न है कि 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, चीन, जापान, भारत या फिर मलेशिया। तो इनमें से 2026 के लिए भारत को वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी का मौका प्राप्त हुआ है। कब करेगा भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी, 2026 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि सिम्बैक्स 20 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। सेनाओं के बीच यह अभ्यास किया जाता है सिम्बैक्स। ठीक है, स्वीडन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका या फिर सेनेगल, किस किस देशों के मध्य यह किया गया है प्रयास, यह किया गया है सिम्बैक्स, या ऑप्शन नंबर बी
सिंगापुर के साथ मिलकर भारत ने सिम्बेक्स 20 का जो है प्रयास जो है वो समुद्री अभ्यास किया है। ठीक, 87 है कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वह कौन सा देश करेगा। तो 87 में जो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी है, उसकी मेजबानी का जो मिला हुआ है वह मिला हुआ है भारत को मेजबानी करने का एक मौका प्राप्त हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन के 2023 के यानी कि अगले साल मेजबानी करने का मौका प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि चक्रवात निवार के तमिलनाडु से टकराया है। कि चक्रवात जो निवार है यह हाल ही में तमिलनाडु, उड़ीसा, हमारे क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी इसने तबाही मचाई थी। और तो जो इसको निवार चक्रवात था, इसे निवार नाम किस देश के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो किस देश के द्वारा ये चक्रवात निवार नाम दिया गया है? यह दिया गया है इसे ईरान के द्वारा। ठीक, ईरान के द्वारा क्या दिया गया है? चक्रवात निवार नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट, वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट यानी कि GCR कौन प्रकाशित करता है? तो यह प्रकाशित करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन या विश्व आर्थिक मंच या फिर विश्व बैंक। देखिए, वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट यानी कि किस देश में सबसे अच्छा माहौल है, तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था एवं संबंधित खेल सुमेलित है। देखिए, इनमें से जो 3 गलत दिए होंगे और एक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था और उस खेल के क्रियान्वयन यानी कि प्रतियोगिता कराने के लिए जिम्मेदार होगी। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। सुमेलित है, ठीक है। फिडे यहाँ पे वैसे होना चाहिए कि फिडे शतरंज से संबंधित है, बिल्कुल सही है, फिडे शतरंज से संबंधित है। फिला जो है यह पोलो से संबंधित तो नहीं है। फिना जो है तैराकी संबंधित है, बिल्कुल सही है। फिडे शतरंज संबंधित है। फीफा जो है फुटबॉल संबंधित। आपको यहाँ पे सुमेलित नहीं, यहाँ पे प्रश्न में होना चाहिए था कि निम्न कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संबंधित खेल असुमेलित है। तो यहाँ पे फिला जो है यह कैसी है? असुमेलित है, क्योंकि फिला का संबंध पोलो से नहीं जबकि कुश्ती से है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। तो अर्जुन पुरस्कार के संबंध में आपको असत्य कथन का चुनाव करना है कि इनमें से कौन जो है अर्जुन पुरस्कार के संबंध में असत्य कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन का चुनाव करना है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभ 1961 में किया था। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की जो है वो राशि प्रदान की जाती है। तो अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है। सही है, यह बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार 3 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन जैसे गुणों का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह भी सत्य है। तो उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही है। ठीक है, क्या होता है कि 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की गई थी और अधिकतम 15 अर्जुन पुरस्कार जो है वो हर साल दिए जाते हैं, लेकिन 2010 के लिए 19 खिलाड़ियों को यह क्या है ये पुरस्कार दिया गया था। वो कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? 2010 में 19 खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, यानी कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है। ऑप्शन है मुंबई, बहरीन, श्रीलंका या फिर कोच्चि। तो पूर्व का जो वेनिस कहा जाता है, यह वेनिस कहा जाता है मुंबई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कितने आयु वर्ग के शामिल व्यक्ति को बालक के रूप में सम्मिलित करता है, यानी कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा किस आयु वर्ग के लोगों को बालक के रूप में संदर्भित किया गया है। तो ये किया गया है 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को हम क्या कहते हैं? बालक कहते हैं। किसके अनुसार? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। तो निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है।
यह की गई है स्थापना 89वें संविधान संशोधन 2003 में यह संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा क्या की गई थी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन सा एक सदस्य नहीं होता। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार के जो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है वो एक सिफारिश समिति के द्वारा की जाती है। तो समिति में कौन सा एक सदस्य नहीं होता, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। जी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यसभा का सभापति कौन, यानी कि उपराष्ट्रपति। तो यह सम्मिलित नहीं होता है उस समिति में, बाकी प्रधानमंत्री, राज्यसभा का उपाध्यक्ष और राज्यसभा विपक्ष का नेता यह शामिल होते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि भारत के कैग यानी कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसे अपने पद से हटाया जाता है। यानी कि जो कैग है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और इसे हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है बताइए। जो नियुक्ति करेगा उसी के द्वारा हटाया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है, यानी कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किसके समक्ष दर्जा प्रदान है। तो यह दर्जा जो है नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो है कैबिनेट मंत्री के स्तर का इन्हें दर्जा प्राप्त होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन हुआ था, यह गठन हुआ था भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, और इसी के तहत 10 जनवरी सन 1952 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग 1992 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह थे इनमें से एस.एच. रामधन, दिलीप सिंह भूरिया, विजय सोनकर शास्त्री। तो ए ऑप्शन सही है, एच.एस. रामधन। आखिरी क्वेश्चन है एफएलटी नंबर 2 का, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। आशा करता हूं आज के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। हालांकि काफ़ी इस एफएलटी में थोड़ा इस प्रश्नों का जो स्तर है वो काफ़ी कठिन था, फिर भी आपको इनके उत्तर प्राप्त हुए हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और किसी प्रश्न में यदि आपको डाउट आता है तो इसे कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू।